पहला प्रश्न बच्चों, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होता है। बच्चों देखो, आप लोग यदि फूल ले लो, फूल सुगंध देता है लेकिन एक निश्चित समय बाद मुरझा जाता है, लेकिन कविता ऐसा नहीं होता। कविता को एक बार कवि ने बढ़िया अपने भाषा में पिरो दिया, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि उसकी कभी शक्ति खत्म नहीं होती है, वो लिखने के बाद भी कई वर्षों तक चलता रहता है। आप जब अभी भी अपनी हिंदी में कविताएं पढ़ते हो तो तुरंत का थोड़ी ना है, कई वर्ष पहले उसकी रचनाएं हुई थी, है ना, तो वो कविता का अर्थ कभी भाव खत्म नहीं होता है। यही चीज बोला गया है कि बिना मुरझाए हुए कविता जो है हमेशा महकता रहता है। देखिएगा थोड़ा सा कि कविता की तुलना फूल से करते हुए कवि कहता है कि अपनी सुगंध के लिए प्रसिद्ध फूल क्षणभंगुर होता है। मतलब जो फूल होता है वो कम समय में खत्म हो जाता है, कुछ देर तक वो फूल सुगंधित रहेगा लेकिन क्षणभंगुर, अल्प समय के लिए। वह अपनी सुंदरता से सभी को लुभाता है, उनकी सुगंध सभी को आनंद प्रदान करती है, किंतु कुछ ही समय बाद उसे मुरझाना होता है। ऐसे में उसकी आभा और सुगंध दोनों समाप्त हो जाती है। दूसरी ओर कविता एक ऐसा पुष्प है जो एक बार सृजित होने के बाद अनंत काल तक अपने भाव एवं संस्कारों की, है ना, श्रोताओं को आनंदित करता रहता है ना, महक से श्रोताओं को आनंदित करता रहता है। वह बिना मुरझाए सदैव महकती रहती है। मैंने क्या बताया कि पुष्प जो है देखने को सुंदर है, लोग बढ़िया सुगंध लेते हैं, लेकिन अल्प समय बाद वो क्षणभंगुर है, वो मुरझा जाता है। लेकिन कविता ऐसी चीज है, एक ऐसी पुष्प है जो कभी मुरझाती नहीं है, अनंत काल तक एक बार कवि के द्वारा रचना कर दी गई, वो अनंत काल तक चलता रहता है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय नहीं देते हो आप, ठीक है, तो चीजें क्लियर है बच्चों कि जो आपका कविता है वो कभी भी मुरझाता नहीं है, सदैव, है ना, अनंत काल तक सुगंध देते रहता है। चलिए, भोर के नभ को राख से लीपा हुआ चौका क्यों कहा जाता है। बच्चों आप सबको पता है कि जब भोर होता है, सुबह के पहले का समय, यानी सूर्योदय के जस्ट पहले का समय भोर कहलाता है। आप समझो, जब मतलब सुबह का समय होता है तो नभ बिल्कुल ऐसा नीला जैसा दिखाई देता है और एकदम सुंदर दिखाई देता है कि जैसा आंगन में राख से आदमी लीप पोत देता है ना, लीपा पोती जिसे बोलते हैं, वैसे ही सुंदर हमारा आसमान दिखाई देता है, आकाश दिखाई देता है। प्रातः काल का समय, है ना, आकाश का रंग संघ के रंग के समान गहरा नीला दिखाई देता है। धीरे धीरे आसमान के रंग में परिवर्तन हो रहा है। अब आकाश का रंग राख के लीपे पुते चौके के समान स्लेटी सा हो गया है, किंतु अभी चौका गीला है, अतः आकाश के रंग की तुलना राख से लीपे हुए चौके से संभवतः इसलिए की गई है क्योंकि राख से लीपे गए ताजी ताजी चौके का रंग स्लेटी मटमैला जैसा होता है। भोर के नभ का रंग भी ठीक वैसा ही होता है। कहने का तात्पर्य बच्चों कि जैसे सुबह होता है, मतलब सूर्योदय होती है, उसके पहले का बिल्कुल सुहावना जो समय है स्लेटी रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। आप देखो ना कि जब लालिमा दिखाई देती है तब की सुंदरता और बढ़िया होता है, और उसके जस्ट पहले का समय बिल्कुल नीला आकाश आसमान दिखाई देता है और ऐसा लग रहा हो कि जैसे राख से आदमी लीपा पोती किया हो, राख से मटमैला रंग, है ना, पोत दिया हो। बच्चों तो ये क्वेश्चन है, इनको आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, रेखा चित्र से क्या तात्पर्य है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का। रेखा चित्र बच्चों, इसका अंग्रेजी का रूप है स्क्रैच। स्क्रैच मतलब रेखा चित्र। अब जैसे आप लोग किसी चीज का मतलब एक जैसे चित्रकार ही होता है, अपने उपकरण की सहायता से किसी चीज को उकेर देता है, चित्र बना देता है, लेकिन जो कवि होता है अपने शब्दों के माध्यम से, अपने भाव के माध्यम से ऐसी चीजों को पिरोता है कि वो आपके पढ़ने से, आपको उसको देखने से, उसको सुनने से एक चित्र सा, है ना, रूप बन जाता है। यही चीज है आपका रेखा चित्र, यानी कवि के माध्यम से अपने भाषाओं विचारों के माध्यम से ऐसी रचना करनी जिसके स्वरूप, जिसको पढ़ने से या जिसको देखने से, सुनने से एकदम आकृत सा रूप, यानी साकार मन में उत्पन्न हो जाए। ठीक है बच्चों। चलिए, चित्रकार जिस प्रकार से अपनी उपकरण की सहायता से चित्र बनाता है, उसी प्रकार लेखक अपने शब्दों के रंगों द्वारा ऐसे चित्र उपस्थित करता है जिससे वर्णन योग्य वस्तु की आकृत चित्र हमारे आंखों के सामने घूमने लगता है। मतलब उस कहानी, उस कविता को आप सुनते हो, पढ़ते हो, देखते हो तो ऐसा लग रहा है कि हमारे मन में सीधा वो चित्र सा ही बन गया है। रिपोर्टाज किसे कहते हैं बच्चों? कोई 2 विशेषताएं बताओ। देखो बच्चों, रिपोर्टाज किसी आंखों से देखी गई घटना, यदि कोई ऐसी घटना जो हम आंखों से देखते हैं, स्थित प्रकृति आदि का सरस, स्वाभाविक, वास्तविक एवं रोचक वर्णन जो होता है बच्चों, रिपोर्टाज कहलाता है। मतलब आंखों से देखी गई घटना का
सुदृढ़ वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है। इनकी विशेषताएं में रिपोर्टाज में किसी आंखों से देखी गई घटना, मतलब कोई ऐसी घटना है जो आंखों से देखी गई घटना होती है बच्चों, यह वर्णन सत्य होता है, इसमें कल्पना का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि कोई भी घटना जब आप खुद देख करके लिखते हो तो उस पर आप काल्पनिक चीजें ऐड नहीं कर सकते हो, उसमें वही चीज लिखना रहता है जो आपने देखा है। और रिपोर्टाज का मतलब ही है कि आंखों से देखे गई घटना का वर्णन करना रिपोर्टाज कहलाता है। अब इसमें जितना बढ़िया आप हिंदी का भाषा का प्रयोग करो ना, कि उसकी स्थित प्रकृति, उसमें मतलब सहजता है ना, यानी कुल मिलाकर यदि आप रिपोर्टाज लिखना चाहो तो किसी भी व्यक्ति द्वारा है ना अपने ही आंखों से देखी गई घटना का सरस स्वभाव है ना चित्रण करना, लिखना आपका रिपोर्टाज कहलाता है। उसकी स्थिति, उसकी दशा, इसका वर्णन करना रिपोर्टाज कहलाता है। रिपोर्टाज में सत्यता छिपी रहती है, मतलब हमेशा सत्य रहता है, काल्पनिक चीजों का वर्णन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, रिपोर्टाज के बारे में आपको पता हो गया। बाजारूपन से क्या मतलब है बताओ? बाजारूपन का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास पैसे हो जाते हैं तो एडवांस बेफजूल खर्च करते हो। जैसे आपका कोई उद्देश्य नहीं है, आप मार्केट जाते हो, आपकी जेब में खूब सारे पैसे हैं, आपको जो मन लगेगा वो खरीद लोगी, जो सुहावना लगता है वो आप खरीद लोगे। यही है बाजारूपन, कि बिना काम के किसी चीज को खरीदना, है ना, पैसे का पावर होना, ये आपका बाजारूपन कहलाता है। बाजार का गठन समाज की आवश्यकताओं के सुचारू ढंग से पूरा करने के लिए होता है, लेकिन कुछ व्यक्ति अपने मनी बैग का दिखावा करने के लिए बाजार से विनाशक शक्ति खरीदकर बाजार को व्यंग शक्ति देते हैं, इसे ही बाजारूपन कहते हैं। जैसे आप लोगों को मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे आपके घर में किसी का शादी ब्याह हो रहा है, एक भाई ने कहा कि हमें 5,000 का कपड़ा खरीदना है, उस भाई ने 5,000 का कपड़ा खरीद लिया, लेकिन बाजारूपन उत्पन्न हो जाता है दूसरे भाई के मन में कि अरे भैया हमारे पास पैसे, तू 5,000 का खरीदा, हम तो 10,000 का जींस पैंट खरीदेंगे, हम 10,000 का कोट पैंट खरीदेंगे, तुमसे भी अच्छा दिखेंगे, भले वो कपड़ा खराब हो जाए। तो इसका मतलब यही हो जाता है कि जब आपके जेब में पैसे हैं और एक भाई के पास, भाई को 2,000 है, चलो यार 2,000 में भी शर्ट पैंट भी खरीदना है और एक गमछा भी लेना है, जूते भी नहीं है, 200-300 के जूते भी ले लेंगे यार, हम बारात में जाएंगे नए कपड़े पहनेंगे, लेकिन हमारे पास जितना है उसके आधार पर हम काम करेंगे। तो यही मनी बैग यानी जेब फुल होने से व्यक्ति के मन में यही होता है कि चलो और अच्छा खरीद ले, तू ही इतना खरीदा, मैं और अच्छा खरीद लेता हूं, तू बाइक से चलता है, मैं 4 व्हीलर ले लेता हूं, मेरे पास लाखों की इनकम है, ऐसा लोगों के मन में आता है बच्चों, वही बाजारूपन हो जाता है। जेब के भरे होने से मन खाली होने पर मन की क्या दशा है बताओ बच्चों? जेब के भरे होने पर, यह क्वेश्चन आया था 2023-24 में, किसी में आया था बच्चों, है ना। और मन के खाली होने पर मन की क्या दशा है? जेब के भरे होने से मन के खाली होने पर मन किसी को नहीं मानता, है ना, वह चाहता है कि यह भी ले लूं, वह भी ले लूं, सभी सामान आवश्यक और अनावश्यक चीज, है ना, ले लेता है बच्चों। चीजें वही है, बाजारूपन से ही वही चैप्टर का है बच्चों, कि जेब के भरे होने और मन के खाली होने पर व्यक्ति क्या करता है। मैंने बताया ना कि आपका मन खाली है, आपके पास ढेर सारे पैसे, आप लेकर बाजार गए, आपको कोई आइडिया नहीं कि हमें क्या खरीदना है, बस जो ही सुंदर लगे वही चीज आप ले लोगे। यही तो आपका मन खाली, मतलब आप कोई विचार बना के नहीं जा रहे हो कि हमको क्या लेना है, आपने सिर्फ और सिर्फ ये सोचा है कि भैया हम बाजार जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? बाजार जा रहे हैं। और बाजार जा रहे हैं तो बाजार में हमें क्या खरीदना है? सामान खरीदना है। और जब सामान खरीदना है तो किसी प्रकार से कोई हमको ये रूप नहीं पता है कि हमको क्या खरीदना है, तो मन खाली है, जो चाहे हम खरीद सकते हैं। यही तो बाजारूपन का रूप का हो जाता बच्चों। बाजार दर्शन में आपने पढ़ा सब कुछ। पानी दे गुड़धानी दे मेघों के, पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों कर रही है बच्चों बताओ? किशोर बाला गर्मी में व्याकुल होकर इंद्र से पानी मांग रहे हैं, भगवान पानी गिरा दो, प्यास लगी है। उसके साथ गुड़धानी का अर्थ है गुड़ व चने के बने हुए लड्डू की मांग कर रहे हैं। गुड़धानी मांगने का कारण है कि जीवित रहने के लिए अनाज की भी जरूरत होती है। इस कारण से इंद्र से पानी, खेती में खूब अनाज की पैदावार मांगने के लिए भैया मानव जीवन के सुखी रहे, इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करते हैं पानी दे गुड़धानी दे, क्योंकि जब तक पानी नहीं गिरेगा तब तक खेत में अनाज नहीं होगी, अनाज नहीं होगी तो व्यक्ति के भोजन नहीं मिलेगा। तो जीवन यापन के लिए भोजन की जरूरत है और भोजन के लिए अनाज की जरूरत है। और अनाज कहां से आएगा? भगवान पानी जब देंगे तभी होगा। इसलिए भगवान इंद्र से प्रार्थना किया जा रहा है बच्चों के द्वारा कि हे भगवान पानी दे, गुड़धानी दे। हमारे यहाँ खेतों में भाई व्याकुलता है लोगों के प्रति, खेतों में पानी नहीं है, किसान क्या करे? किसान मतलब व्याकुल है, विचलित है, परेशान है। इसके लिए कभी यहाँ पर बोला है कि पानी तो देना ही है, गुड़धानी भी देते जाना। भगवान व्याकुल है, इंद्र भगवान से मांगते हैं कि भैया हमारे खेतों में पानी नहीं है, सूख रहे हैं, जब अनाज ही नहीं होगा तो लोगों के पेट कैसे भरेंगे, है ना। और जब अच्छा पानी गिरेगा तो अनाज होगा, मानव जीवन भी खुश रहेगा।
राज पहलवान बनते लुट्टन के जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आया। जब कोई व्यक्ति पहलवान बनता है तो बढ़िया चने खाता है, सुबह 2 लीटर दूध पी लेता है, शाम को केला भी खा लेता है, बोले अंडे मांस मछली भी मिल जाए वो भी खा लेगा। सबकी अलग अलग चॉइस है। कुछ लोग बिना अंडे मांस मछली के भी अपना शरीर बना लेते हैं। जैसे आप लोगों ने भी एग्जाम्पल देखा होगा, बाबा रामदेव जी के साथ में एक पहलवान थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, और शाकाहारी भी इंसान पहलवान बन सकता है। तो लेकिन लुट्टन सिंह जो है, इनको उपाधि राजा साहब ने, हालांकि लुट्टन सिंह के गुरु का नाम भी था राज पहलवान, लेकिन इनको उपाधि भी मिल गई थी, है ना, राजा के द्वारा। और जैसे ही इन्होंने, है ना, राज पहलवान बना तो उनके जीवन में खुशी का पल आ गया। क्यों? क्योंकि पौष्टिक भोजन, व्यायाम, राजा साहब की स्नेह दृष्टि उनके लिए प्रसिद्ध में 4 चांद लगा दिए। कुछ ही समय में उन्हें एक के बाद एक सभी पहलवानों को पराजित कर दिया। उसने अपने दोस्त दोनों बेटों को भी दरबार में बुला लिया और राज दरबार में रहते हुए उन्हें 15 अजय पहलवान के रूप में बीते। मतलब पहलवानी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि जो उनसे जीत जाए। भाई बढ़िया, जैसे मान लीजिए आपको एक बढ़िया स्थान मिल जाए राज दरबार में, तो आपको तरह तरह की सुविधाएं मिलेंगी। आज भी आप देखो, मान लीजिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी हैं, जैसे उन्होंने किसी को अपने कैबिनेट में मंत्री बनाया, और जैसे ही मंत्री बनाया तो उनकी मतलब बंगला मिल गया, कार मिल गया, है ना, और 1-2 बॉडीगार्ड मिल गए, कहीं भी जाना भाई पुलिस फोर्स रहेगी, तो थोड़ा सा सुविधाएं बढ़ जाती है। ऐसे राज दरबार में लुट्टन सिंह को भी स्थान मिल गया था, तो वो खुश हो गए थे, उनकी जिंदगी में 4 चांद लग गई थी। प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, हम सुपर फास्ट कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम पास में है, टाइम पास तो करना नहीं है। चलिए, सीरीज एक अद्भुत अवधूत पंक्ति का क्या आशय है, क्योंकि बच्चों ये गर्मी के दिनों में भी मुस्कुराता हुआ रहता है ना। जैसे विद्यार्थी जीवन, पढ़ाई के समय में 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना बड़ा कठिन होता है, लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन सीरीज के फूल से आपको सीखना है कि गर्मी में, तपती धूप में भी वो खिलता है, मुस्कुराता है। वैसे भी कठिन समय में भी हमको मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सीरीज को एक अद्भुत कहा है। अद्भुत का अर्थ होता है बच्चों सांसारिक बंधनों और विषयों वासनाओं से ऊपर उठा होना, है ना। सीरीज भी जेठ के महीने में जब धरती अग्निकुंड बन जाती है, धरती और आसमान जलते हैं, तब सीरीज ना जाने कहां से अपना रस खींचता है। अवधूत के समान 8 याम मस्त रहता है। लू, गर्मी, आंधी आदि में कोमल सुकुमार सुंदर फूलों को जन्म देता है। अवधूत भी सरस रचनाएं करता है, मस्त रहता है, बेपरवाह होता है। इसी कारण से सीरीज का फूल एक अवधूत है। अवधूत के साथ तुलना की गई है सीरीज के फूल की, कि किसी प्रकार से कोई विषम परिस्थिति हो, लेकिन जिस तरीके से अवधूत किसी प्रकार से गर्मी, सर्दी, ठंडी, कोई मत मौसम हो, कितना भी गर्मी हो, धूप हो, लू हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे सीरीज का फूल भी भरे गर्मी के दिनों में बढ़िया फूलता है, महकता है, ना जाने कहां से रस खींचता है, कहां से पानी। भाई बारिश हो नहीं रही है, लेकिन कहां से वो पानी खींच रहा है यही पता नहीं, लेकिन फिर भी सीरीज का जो फूल है बच्चों महकता रहता है, मुस्कुराते रहता है। इसलिए बोला गया है अवधूत के समान है। लेखक के मन दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? दास्ता का मतलब यह है बच्चों कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय चुनना चाहता है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है ना, बिना किसी के अनुमति के वो नहीं कर सकता, तब इस स्थिति को हम दास्ता कहते हैं। बस एक भाव आप समझ लो कि जब किसी व्यक्ति या वर्ग के द्वारा अन्य व्यक्ति के पेशे, कार्य और कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं, तो यह स्थिति दास्ता कहलाती है। एक शब्द में आप समझो कि मान लीजिए आप अपने गांव में कहीं पे दुकान खोलना चाहते हैं। अब दुकान खोलना चाहते हैं, आपके पास जमीन नहीं है, तो आप क्या करोगे भाई? सरकारी जमीन पे ही ठेला लगाओगे। जब ठेला लगाएंगे तो वहां पे लोगों के द्वारा ऐसा बोला जाएगा कि तुम मेरे द्वार पे नहीं लगा सकते हो, ये भले सरकारी है लेकिन मेरी कब्जा है। तो ऐसी स्थिति में वो दास्ता कह लो, उससे अनुमति लो कि भैया लो भैया 100 रुपए 200 रुपए महीने तुम ले लेना, ये आपका दास्ता कहलाता है। समझ रहे हो ना? मतलब हम अपना रोजगार करना भी चाहते हैं, अपना धंधा चलाना भी चाहते हैं, लेकिन बिना अनुमति के नहीं चला सकते हैं, तो फिर वो आपका दास्ता कहलाता है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कानूनी परिधानता ही दास्ता नहीं होती, केवल कानूनी नहीं, इसमें बोला विस्तृत वर्णन किया गया है कि कानून के द्वारा तो है ही दास्ता। भाई बिना कानून के सहारे आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो, कानून की अवहेलना नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ लोगों में भी यही भावना है, तो वो भी आपका दास्ता कहलाता है। बाबा साहेब के आदर्श समाज की भ्रांत तो क्या है, महत्व को समझाइए। बाबा साहब आदर्श समाज की स्थापना किए, है ना, ये तो सबको पता है। वो समता, भ्रातृता मतलब भाईपन, एक दूसरे के प्रति स्नेह, भाईचारा, है ना,
किसी भी आदर्श समाज को भाईचारे की भावना पर कोई आपत्ति नहीं होती है। समाज में इतनी गतिशीलता होगी कि कोई भी वंचित परिवार के सबके द्वारा सहर्ष स्वीकार किया जाए, सबको सबकी रक्षा व उन्नति के लिए संभाव में प्रयत्न करना होगा। यह भ्रातृत्व दूध पानी के मिश्रण के समान है। मतलब बाबा साहेब का समाज के लिए किस तरीके से उत्थान का कार्य किया गया, तो उनका मानना था कि आदर्श समाज तभी बन सकता है जब एक दूसरे को लोग समझेंगे, एक दूसरे को मानेंगे, भाईचारे का व्यवहार रहेगा। कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, किसी भी प्रकार से मजहब का हो, लेकिन सब में यदि प्रेम व्यवहार होगा तभी एक आदर्श समाज की स्थापना हो पाएगी। उनका यह स्वयं का विचार था। और आज का आखिरी क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के नगर के नियोजन की 2 विशेषताएं लिखना बच्चों, है ना। मोहनजोदड़ो के नगर की जो सड़कें थी, है ना, एकदम चौड़ी चौड़ी थी। सड़कों के दोनों किनारे नालियां थी, पक्के घर थे। पक्के घर के साथ साथ उनके घर का आंगन जो है बच्चों वो पीछे साइड रहता था। रोड में नालियां थी, है ना। कई प्रकार की बहुत बड़ी विकसित सभ्यता थी। लगभग कई सारे कुएं थे, 700 लगभग कुएं थे बच्चों, है ना। खोदकर भूजल तक पानी निकालते थे, मतलब कुएं से ही पानी निकालते थे। ये उनकी विशेषताएं हैं, ठीक है, ये माना जा रहा है। मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन व्यवस्था कमाल की थी, बढ़िया नगर नियोजन थी, है ना। यहाँ की सड़कें ग्रिड योजना की तरह मतलब आड़ी सीधी थी, एकदम सीधी, है ना। मोहनजोदड़ो की सड़कें इतनी चौड़ी थी कि यहाँ आसानी से बैलगाड़ी निकल सकती थी। इतिहासकारों के मत अनुसार मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता में पहली संकट जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंचती, मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं थे। अब लगातार क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, तो कुछ लोग कहते हैं कि सर मैंने एक वीडियो देखा, इसमें से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे। भाई एक वीडियो से काम नहीं चलेगा, कई सारे जब वीडियो देखोगे। और बाकी भैया ये कॉन्टैक्ट नंबर है, जिन बच्चों को नोट्स चाहिए तो नोट्स जरूर ले लें प्रॉपर तैयारी के लिए, है ना। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।